जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इज मोदी बाय पासिंग द 8th सेंट्रल पे कमीशन। जी हां दोस्तों, क्या मोदी जी 8 सीपीसी के बारे में भूल गए हैं? क्या मोदी सरकार ने 8 सीपीसी को दरकिनार कर दिया है? ऐसा मैं नहीं कहता हूं दोस्तों, ऐसी जानकारी दी है सुभाष चंद्र गर्ग जी के द्वारा। सुभाष चंद्र गर्ग जी फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी के बारे में बहुत सी बातें इन्होंने बताई हैं। तो दोस्तों एक आर्टिकल छापा गया है न्यूज़पेपर में 8 सीपीसी को लेकर, और दोस्तों ये जानकारी दी गई है सुभाष चंद्र गर्ग फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा। भारत सरकार क्या 8 सीपीसी को भूल गई है? क्या भारत सरकार 8 सीपीसी नहीं देना चाहती? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक कुछ काम नहीं किया है 8 सीपीसी पे। तो दोस्तों इनके द्वारा सटीक इंफॉर्मेशन दी गई है 8 सीपीसी के बारे में, यानी आगे की प्लानिंग बताई है कि सरकार क्या सोच रही है 8 सीपीसी के बारे में। तो दोस्तों पूरा आर्टिकल मैं आपको समझाऊंगा 8 सीपीसी पर। बिल्कुल लेटेस्ट आर्टिकल है आपके लिए, जो बताया गया है फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा 8 सीपीसी पे। पूरा आर्टिकल समझाने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, या फिर आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक आर्टिकल समझाने वाला हूं 8 सीपीसी के बारे में, और दोस्तों ये आर्टिकल छापा गया है एक न्यूज़पेपर में। किसकी जानकारी के अनुसार? सुभाष चंद्र गर्ग जी की जानकारी के अनुसार, जो दोस्तों पूर्व वित्त सचिव है। अब इन्होंने क्या बताया? अभी भी गठित होने वाले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8 सीपीसी की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली हैं। तो सरकार ने अभी तक आयोग का गठन क्यों नहीं किया है? जी हां दोस्तों, ये सरकार भी बात जानती है कि 1/1/2026 से ही 8 सीपीसी मिलेगा, लेकिन सरकार सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रही? सरकार इतनी लेट लतीफ क्यों हो रही है 8 सीपीसी के मामले में? दिल्ली चुनाव से कुछ दिन पहले जनवरी 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने एक रहस्यमयी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल इस मामले पर चर्चा कर रहा है, इस पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई। जी हां दोस्तों, जनवरी 2025 में 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी मिली थी। सरकार ने कहा था कि 8 सीपीसी हम आगे देंगे, लेकिन सरकार अब काम नहीं कर रही, काम में वो पीछे रह रही है। ऐसा क्यों? फिर क्या लिखा है? इस पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई काम प्रोसेस नहीं करा गया सरकार की तरफ से। हैरानी की बात है यह है कि सरकार ने अगस्त 2025 में लोकसभा में एक अंतरांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, अभी कोई चीज प्रोसेस में नहीं दिख रही सरकार की तरफ से। हालांकि सरकार कह रही है कि अभी हम इनपुट मंगा रहे हैं कुछ मंत्रालयों से या फिर राज्यों की सरकारों से। आखिर हो क्या रहा है? क्या मोदी सरकार इस बार कोई अपरंपरागत तरीका अपनाएगी? क्या मोदी सरकार कुछ और सोच रही है? क्या मोदी सरकार सोच रही है कि डायरेक्ट 8 सीपीसी को लागू ना करके डायरेक्ट आपकी पे पेंशन बढ़ा दी जाए 8 सीपीसी में, वो भी किसी परसेंटेज के हिसाब से? जैसा आपको बताया पहले भी इनके द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि शायद सरकार कुछ और सोच रही है, इस वजह से सरकार 8 सीपीसी में जल्दी नहीं कर रही, यानी कुछ अलग वो सोच रही है सरकार, जिससे आपकी पे पेंशन परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाई जाए। फिर क्या लिखा है? 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन मनमोहन सिंह सरकार ने
28 फरवरी 2014 को किया था। एक वेतन आयोग को अपना काम पूरा करने में आमतौर पर लगभग 18 से 24 महीने लगते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप पे कमीशन की बात करें तो एक पे कमीशन कब पूरा घटित हो जाता है, कब पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपता है, यानी पे कमीशन को भी कुछ टाइम चाहिए अपनी रिपोर्ट बनाने में, तो 18 से 24 महीने लगते हैं। यहां पे सरकार को इसकी सिफारिशों को लागू करने में लगभग 6 से 12 महीने लगे थे। जी हां दोस्तों, जो पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाता है उसको टाइम चाहिए 18 से 24 महीने, लेकिन सरकार कमीशन की रिपोर्ट को जांचने पड़ताल करने में सरकार को कितना टाइम लगता है, लगभग 6 से 12 महीने। फिर क्या लिखा है, कार्मिक और प्रशिक्षण परिषद के पास करने के लिए बहुत सारा काम है, उनके संदर्भ पत्रों टर्म ऑफ रेफरेंस में समाहित है। 7वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्र शासित प्रदेशों, सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ नियामक निकायों के सदस्यों के वेतन भत्तों के संबंध में सिफारिश करने की आवश्यकता है। जी दोस्तों, सरकार सिर्फ एक ही राज्य की सरकार से टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं मंगा रही, जितनी भी प्रदेश की राज्य की सरकार है उनसे टर्म ऑफ रेफरेंस मंगा रही है 8CPC पे। तो दोस्तों, जब टर्म ऑफ रेफरेंस राज्यों की सरकारों से प्राप्त होंगे तब केंद्र सरकार कुछ करेगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, इसके अलावा उसे रक्षा बलों के कार्मिकों के लिए भी सिफारिशें करने को कहा जाता है। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों जो हमारी केंद्र सरकार है वो रक्षा मंत्रालय से टर्म ऑफ रेफरेंस मंगा रही है 8CPC के, ताकि सब जगह से जब टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार को मिल जाएंगे तब सरकार अपने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करेगी। 7वें वेतन आयोग का उद्देश्य वेतन भत्ते या और नगद या वस्तु के रूप में अन्य सुविधाओं, लाभों सहित पारिश्रमिक संरचनाओं को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की जांच, समीक्षा, विकास और परिवर्तनों की सिफारिश करना था, जिसमें उनके युक्तिकरण और सरलीकरण के साथ साथ विभिन्न विभागों, एजेंसियों और सेवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया था। जी हां दोस्तों, 8CPC जब मिलेगा तो इसका फायदा हर एक डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को होगा। सिर्फ एक विभाग को ही इसका फायदा नहीं मिलेगा, हर एक को फायदा मिलेगा, हर एक को। बोनस भुगतान की मौजूदा योजनाओं की भी जांच करना। जी हां दोस्तों, 8CPC जब आएगा तो हर एक चीज बढ़ेगी, एक चीज बढ़ेगी, चाहे वो पे हो, अलाउंस हो, भत्ते हो, चाहे वो मिलिट्री सर्विस पे हो, कुछ भी हो, हर एक चीज रिवाइज होगी 8CPC में। फिर क्या लिखा है, उत्पादकता, प्रदर्शन और ईमानदारी में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन योजना की सिफारिश करना भी इसका उद्देश्य है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर अध्यक्ष और विवेक रॉय, रथिन रॉय और मीना अग्रवाल सदस्य थे। जी हां दोस्तों, अब इन्होंने बात बताई है कि 7CPC में कौन से मेंबर्स थे और कौन से अध्यक्ष थे। जो चेयरपर्सन थे वो थे न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर जी, जो मेंबर्स थे वो थे रथिन रॉय, मीना अग्रवाल और विवेक रॉय। 26 अगस्त 2015 को मोदी सरकार ने इसका कार्यकाल 4 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया था। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और वेतन और पेंशन पर इसकी सिफारिशों को लागू किया गया। जी हां दोस्तों, 7CPC में जो पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, सरकार ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और सरकार ने सभी सिफारिशों को मानते हुए 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया, जिसका बेनिफिट आपको 1/1/16 से दिया गया। 29 जून 2016 को अधिसूचित 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ 7वां वेतन आयोग। प्रेस सूचना ब्यूरो ने 16 जनवरी 2025 को एक असामान्य तरीके से एक ट्वीट प्रकाशित किया, जिसमें वित्त मंत्री अश्वनी वैष्णव का एक वीडियो भी शामिल था। इसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। जी हां दोस्तों, अश्वनी वैष्णव जी ने घोषणा करी थी कि भारत सरकार 8CPC देना चाह रही है आगे, जिसमें मोदी सरकार ने भी अपनी मोहर लगाई थी कैबिनेट मीटिंग में। फिर क्या लिखा है, 1947 से अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है। अगर हम पहले पे कमीशन से देखें 7वें वेतन आयोग तक, चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2025 में समाप्त हो रहा है और 1/1/2026 से 8CPC मिलना है,
तो उन्हें पूरा होने से पहले उनकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों अभी सरकार के पास टाइम है, अभी सरकार के पास पूरा टाइम है। सरकार सोच समझ के 8 सीपीसी लागू कर सकती है। 8 सीपीसी में पुरानी विसंगतियां शामिल ना हो, जिस तरीके से 7 सीपीसी में सारी विसंगतियां शामिल थी पे पेंशन में। मोदी शासन में धारणा और वोट की लड़ाई में तकनीकी अभ्यास को आसानी से खारिज किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इनका यह भी कहना है कि शायद यह भी हो सकता है कि वोटिंग को देखते हुए या फिर आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए हो सकता है कि मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग उस टाइम घोषित करे। फिर क्या लिखा है, अश्वनी वैष्णव, इस प्रेस विज्ञप्ति में पीसी प्रक्रिया की एक भद्दी समझ प्रदर्शित की गई और इसका उद्देश्य केवल दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित करना था, जहां 3 फरवरी 2025 को मतदान होना है। जी हाँ दोस्तों जैसा आपको पता है, मोदी सरकार ने 8 सीपीसी की घोषणा कब करी थी? जनवरी 2025 में करी थी। तो दोस्तों उसी के आसपास दिल्ली में भी चुनाव थे। तो दोस्तों वोटों को भुनाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए मोदी सरकार ने एट ए टाइम 8 सीपीसी की घोषणा करवा दी अश्वनी वैष्णव जी से। तो ठीक इसी तरीके से यह भी हो सकता है कि आगे चलकर जब चुनाव हो तो चुनाव को देखते हुए वोटों को भुनाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए 8 सीपीसी आगे लागू करे चुनावों के टाइम। आपका क्या सोचना है जरा कमेंट करके बताएगा। तो इनका भी यही कहना है, इनकी बातों से पता लग रहा है। फिर क्या लिखा है, भारत में वेतन आयोग, पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था। स्थापना के इतिहास में इतना लापरवाह रवैया कभी नहीं देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पुराने पे कमीशन की बात करें तो पुराने पे कमीशन में भी इतना टाइम नहीं लगा था, सरकारों ने इतना टाइम नहीं लगाया जितना कि बीजेपी सरकार लगा रही है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस देने में। ऐसा इनका कहना है, जो पूर्व वित्त सचिव है। फिर क्या लिखा है, सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में 8वें वेतन आयोग के गठन के विषय पर पूछे गए अंतरांकित प्रश्न संख्या 3541 का एक सच्चा लेकिन अजीबोगरीब जवाब दिया। प्रश्न का पहला भाग था, क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है ताकि इसे 1/1/2026 से लागू किया जा सके। जैसा आपको पता है, संसद में भी सरकार से सवाल पूछे गए थे 8 सीपीसी को लेकर। डायरेक्ट सवाल पूछे गए थे कि सरकार क्या प्लानिंग कर रही है, 8 सीपीसी कब तक लागू होगा, क्या 1/1/2026 से सरकार 8 सीपीसी दे देगी? फिर दोस्तों केंद्र सरकार ने उत्तर दिया था कि 8 सीपीसी पर अभी काम चल रहा है, जैसे ही टर्म ऑफ रेफरेंस मंगा लिए जाएंगे राज्यों की सरकार से या फिर रक्षा मंत्रालय से, वैसे ही हम इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे, अधिसूचना जारी करेंगे। यह सरकार ने जवाब दिया था। फिर क्या लिखा है, बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार द्वारा उनके वेतन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने सामान्य प्रावधान सुनाया कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति के आधार पर 6 महीने में महंगाई भत्ते को संशोधित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब सरकार से पूछा गया क्या सरकार डीएडीआर को मर्ज नहीं करेगी बेसिक पे में, तो दोस्तों सरकार ने साफ मना कर दिया था। सरकार कह रही थी कि हम 6 महीने में डीएडीआर बढ़ा तो रहे हैं कर्मचारियों का, पेंशनर्स का, यानी कर्मचारियों को हम दे तो रहे हैं डीएडीआर हर एक 6 महीने में, ऐसा सरकार ने जवाब दिया था। तो दोस्तों ये जानकारी सरकार ने खुद दी थी। अब दोस्तों आगे समझते हैं फिर क्या लिखा है। दोस्तों सरकार क्या सोच रही है, अब पूर्व वित्त सचिव ने बताया कि सरकार क्या सोच रही है, सरकार की क्या प्लानिंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोगों, सरकारी कर्मचारियों को उपहार देने का एक नया तरीका तैयार किया है। जी हां दोस्तों, यानी वोट लेने के चक्कर में जनता को लुभाने के लिए, कर्मचारियों को लुभाने के लिए सरकार कुछ ना कुछ फैसले लेती आई है, कुछ ना कुछ वो देती आई है। फिर क्या लिखा है, मध्यम वर्ग को बजट 2025 में 1 लाख करोड़ का आयकर लाभ दिया गया, जिसमें 1 लाख रुपए प्रति माह तक की सभी आय को कर मुक्त कर दिया गया। 2 लाख रुपए प्रति माह तक की आय वालों के लिए कर भुगतान में उल्लेखनीय कमी की गई। जी हां दोस्तों, लोगों को लुभाने के लिए, कर्मचारियों को लुभाने के लिए कुछ टैक्स में छूट दी गई, कुछ करों में छूट दी गई। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को 2 लाख करोड़ रुपए का डबल दिवाली उपहार जीएसटी कटौती बोनंजा देने की घोषणा की। जी हां दोस्तों, जीएसटी की दरें कम कर दी, जो महंगाई थी
उसमें कमी ले आई सरकार। फिर क्या लिखा है, जिससे जीएसटी परिषद सहित सभी वैधानिक प्राधिकरण अप्रभावी हो गए, जिन्होंने विधिवत रूप से इस पर मोहर लगा दी थी। ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह संभव है। मोदी अपनी पसंद के समय पर 2 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को खुश करने के लिए वेतन और पेंशन में भारी वृद्धि की घोषणा करेंगे, जो उनकी ओर से एक सीधा तोहफा होगा। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से मोदी सरकार एट ए टाइम फैसला लेती है, चाहे किसी भी दिन हो, जैसे कि जीएसटी के रेट को कम कर देना, या फिर दोस्तों जैसे कि नोटबंदी कर देना, जिस तरीके से मोदी सरकार कभी भी फैसले ले सकती है, ठीक इसी तरीके से सरकार आगे भी फैसला कर सकती है 8CPC पे। हो सकता है कि 8CPC आपको मिले ही ना, लेकिन डायरेक्ट आपकी पे पेंशन बढ़ा दी जाए 8CPC में। तो दोस्तों इस तरीके से जानकारियां इन्होंने दी है। एक पीसी द्वारा की गई तकनीक कवायद की मामूली व्यक्तिगत शुद्धता को धारणाओं और वोटों को जीतने की लड़ाई में आसानी से दरकिनार किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन्होंने समझा दिया कि मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, मोदी सरकार कुछ भी फैसले ले सकती है। जिस तरीके से आपको लुभाने के लिए जीएसटी की दरें कम कर दी, महंगाई को कम कर दिया, ठीक इसी तरीके से सरकार आगे चलकर भी कुछ भी कर सकती है। डायरेक्ट आपकी पे पेंशन भी बढ़ा सकती है 8CPC में। जरूरी नहीं है कि पे कमीशन को बिठाया जाए, जरूरी नहीं है कि ज्यादा टाइम लगाया जाए, कुछ कम टाइम में डायरेक्ट आपकी परसेंटेज के हिसाब से पे पेंशन बढ़ा सकते हैं मोदी जी। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी है, जिनका नाम है पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जी। तो दोस्तों ये इनका आर्टिकल था जो मैंने आपको समझाया। काफी बातें इन्होंने कही 8CPC के बारे में, 7CPC के बारे में। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।